हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी वीडियोस को देखकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बता दो। और नहीं आ रहा है या चाहते हो किसी चैप्टर पे वीडियो बनाने के लिए जिसको मैं आपको समझाऊं और आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, फटाफट वीडियो बना दो। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास को। और हमारी क्लास का टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमिना, जो है चैप्टर 15 क्लास 8 की एनसीईआरटी का साइंस का। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 दिया था, जिसमें मैंने आपको पूरा लाइटनिंग का कंसेप्ट समझा दिया था। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। एक पार्ट में लाइटनिंग और दूसरे पार्ट में हम अर्थक्वेक कर रहे हैं। लाइटनिंग हो चुका है, तो अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको अर्थक्वेक की मिलेगी, तो आज हम अर्थक्वेक पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो अर्थक्वेक की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको अगर एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेरी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे और अपनी एनसीईआरटीज में मार्क करते रहेंगे जो जो आपको मेन पॉइंट लगते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक्स। यू जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। हमने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि आपने अभी अभी पढ़ा है। In class 7th, you learned about cyclones. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. हमने ये देखा है अभी तक कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, उससे हमें क्या मिलता है? बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन। किस किस चीज का? एक तो ह्यूमन लाइफ का, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भी। और सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, लाइफ ऑन दी अर्थ, है ना? इससे एनिमल्स को भी तो नुकसान पहुंचता है, इससे बाकी इंसेक्ट्स को भी तो नुकसान पहुंचता है। तो हमें सबको लेकर चलना है। ओके। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। अब क्या होता है, द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। If thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. हमने देखा कि क्या होता है ना, हम जो है हम लाइटनिंग को रोक नहीं सकते। हम लाइटनिंग को रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, ये भगवान की तरफ से हो रहा है ना? मतलब जो भी ये नेचुरली हो रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि हम उसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और प्रिडिक्ट कैसे कर पाते हैं? हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि शायद यहाँ पे थंडर स्टॉर्म होने वाला है, शायद यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से अगर ज्यादा रेनफॉल भी होती है तो क्या हो सकता है, आपका साइक्लोन आने का खतरा रहता है। क्या रहता है? आपका साइक्लोन आने का खतरा रहता है। ओके। ओके। और जब साइक्लोन आने का खतरा रहता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली लाइटनिंग का भी हमें चांसेस नजर आते हैं। बट हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लाइटनिंग होगी या नहीं होगी। नो नो नो, वी कैन जस्ट, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम सोच सकते हैं कि हाँ लाइटनिंग हो सकती है, लेकिन हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि लाइटनिंग होगी। ठीक है। ओके। So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. तो जब भी ऐसी कोई बात होती है, जब ज्यादा तूफान आने वाला होता है, बारिश आने वाली होती है, वेदर फोरकास्टिंग टीम से हमें पता चल जाता है, तो क्या होता है, हम अपने आप को थोड़ा सेफ रखने की कोशिश करते हैं। सेफ कैसे रखने की कोशिश करते हैं? हम बाहर ज्यादा निकलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सुन लेते हैं आज ज्यादा बारिश आ सकती है, आज मौसम खराब है, ये है वो है, इस तरह से। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिसे हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ। और उनमें से एक फिनोमिना है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? जब हमारी जो अर्थ है वो शिवर करती है, मतलब कांपती है, मतलब थरथराती है। हल्का सा हमें क्या लगता है, जैसे कुछ हल्का सा चीज हिल रही है, तो क्या होता है? अर्थक्वेक आ जाता है ना? तो अर्थक्वेक जो है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसे हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इसे मेजर जरूर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है? पढ़ते जाएंगे और समझ आता जाएगा। ठीक है। ओके।
There is, however, one natural phenomena which we are not yet be able to predict accurately. It is an earthquake. एक natural phenomena ऐसा है जिसे हम कभी भी accurately predict नहीं कर सकते और वो phenomena है हमारा earthquake. Okay? It can cause damage to human life and property on a huge scale. इससे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है. क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो अर्थक्वेक जब आता है तो आपने नोटिस किया होगा सारे न्यूज चैनल्स पे बस क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया. और उसके थोड़े घंटे बाद क्या होता है, थोड़े घंटों बाद अगर आप न्यूज चैनल पे देखो तो आपको नजर आएंगी ऐसी ऐसी तस्वीरें जो आपका दिल दहला देंगी. क्या होगा, घर टूट चुके हैं, मकान टूट चुके हैं, पेड़ टूट चुके हैं, लोग मर रहे हैं, है ना. तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं और ये क्या है, ये डिस्ट्रक्शन ही तो है. तो हमें जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है और वो ज्यादा तेजी से आ जाए तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन होती है. ओके. A major earthquake occurred in India on 8th October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. नॉर्थ कश्मीर में 2005 के अंदर क्या हुआ था, एक अर्थक्वेक आया था. ठीक है, और उसकी फिगर भी इन्होंने हमें मतलब फोटो दी है. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे, इसका मतलब क्या है, ये हमें बता रहे कि कच्छ में आया, ठीक है, गुजरात में आया. साथ ही हमें बता रहे कि कश्मीर में भी आया. ठीक है, पहले ये 2001 में आया था और कश्मीर वाला 2005 में आया था. इसका मतलब ये है कि ये हमें बताना चाहते हैं कि इंडिया जो है इसमें भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं. और कभी जब बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे अर्थक्वेक आ जाते हैं तो कुछ ऐसा ही हमें फिगर्स देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे घर पूरा टूट चुका है. क्या हुआ, जितने लोग रह रहे होंगे उनका भी कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा, या क्या पता वो ना रहे हों या जो भी है. तो हमें बहुत ही ज्यादा डैमेज जो है या बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलती है. What is an earthquake? अर्थक्वेक क्या होता है? What happens when it occurs? जब ये आता है अर्थक्वेक तो होता क्या है असलियत में, ठीक है, तब क्या चल रहा होता है. What can we do to minimize its effect? हम इसकी इफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. इन्होंने ये नहीं बोला कि हम अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को बिल्कुल खत्म कैसे कर सकते हैं. इन्होंने बोला कि हम अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को मिनिमाइज मतलब कम कैसे कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अर्थक्वेक आएगा तो डिस्ट्रक्शन होगी, हमें सिर्फ मेजर्स लेने जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सके. लेकिन अगर हम बहुत बात करें कि आपको गारंटी आप बच जाओगे तो ऐसा नहीं होता. ओके, These are some of the questions which we shall discuss below. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या क्या के जो क्वेश्चंस थे इनके क्या क्या आंसर्स हैं. जैसे अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, हमें कौन से मेजर्स लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने जो डिस्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज कर सके, कम कर सके. What is an earthquake? अर्थक्वेक क्या है? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. अर्थक्वेक है एक धरती को हिलना, धरती का हिलना इस अर्थक्वेक. धरती में जब शेकिंग होती है, मतलब अर्थ में जब शेकिंग या ट्रेम्बलिंग फील हो रही है या हम बोलते हैं क्विवरिंग फील होती है तो हम इसे बोलते हैं कि ये अर्थक्वेक है. क्या ये अर्थक्वेक बहुत लंबे टाइम के लिए आता है? आप ये सोचिए, अगर अर्थक्वेक आ रहा है और वो 5 मिनट 10 मिनट तक का आ रहा है तो क्या बच पाएंगे हम लोग? हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे और हम सभी मर जाएंगे या जो भी है बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट हो जाएगा. ऐसा होता नहीं है. अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं. आप ये मान लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं या फिर मतलब 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट, बट इससे ज्यादा अर्थक्वेक नहीं आता है या इसके आसपास आते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं आता. आप ये नहीं सोच सकते कि 10 मिनट तक अर्थक्वेक ही आ रहा है, ऐसा नहीं होता. तो ये जो अर्थक्वेक है ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी ये इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. तो आप सोचिए अगर ये ज्यादा टाइम के लिए आ गया तो कितने ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, है ना. ओके. It is caused by a disturbance deep inside the Earth's crust. ये जो है ये होता क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है उसके बीच में उसके नीचे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है. डिस्टर्बेंस हो रही है, क्या हो रहा है,
मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ा रहा है। कहाँ पर? अर्थ के क्रस्ट के नीचे, ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के नीचे। अभी दिखाऊंगी क्रस्ट, मेंटल कोर सब आपको दिखाऊंगी। आई होप आपने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आज छोटा मोटा थोड़ा सा देख लेंगे उसको, ठीक है। ओके, अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक जो है वो हर टाइम आ रहे होते हैं पूरी धरती पर। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, लेकिन वो नोटिस नहीं होते। तो अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भी अर्थक्वेक आ रहा है, अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद पढ़ रहे होंगे तो भी अर्थक्वेक आएगा, पर वो इतना छोटा अर्थक्वेक होता है, इतना कम उसकी मेजरमेंट होती है, तो क्या होता है, हमें वो नोटिस ही नहीं होता, हमें वो फील ही नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उसका स्केल बढ़ जाए, उसका मेजरमेंट बढ़ जाए, ठीक है, उसको जो हम मेजर कर रहे हैं उसका स्केल जो है वो बढ़ जाए, तो फिर हमें दिखेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि अर्थक्वेक क्या थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, अर्थक्वेक तो पूरा टाइम आ रहे हैं। लेकिन जब अर्थक्वेक बहुत ज्यादा तेजी से आता है, एक ह्यूज स्केल पे होता है, तो वो कुछ टाइम के लिए आता है, लेकिन उस कुछ टाइम में भी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ओके, आया समझ? चलिए, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। ऐसे अर्थक्वेक जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं ये बहुत कम है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, मतलब ये लगातार नहीं आते, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार। तो अर्थक्वेक रोज रोज तो आपको नजर नहीं आता, रोज रोज तो आप उसे फील नहीं कर पाते, बट हाँ क्या है, अर्थक्वेक आ रहा है रोज, लेकिन जो बड़े स्केल पे मेजर होता है अर्थक्वेक, वो नहीं आता, वो फ्रीक्वेंटली नहीं आता, वो बहुत रेयरली आता है, और जब वो आता है तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। They can cause immense damage to the buildings, bridges, dams and people, है ना। तो ये बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, इन सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और ये बार बार भूल जाते हैं कि इन्हें एनिमल्स का भी ध्यान देना चाहिए, है ना, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे लाइफ आना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर ठीक है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जरूर लिख लेना क्योंकि आप मुझसे पढ़े हो ना, तो आप लिखना, ठीक है। There can be a great loss to life and property, तो लॉस होगा हमें लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। Earthquakes can cause floods, landslides and tsunamis, तो अर्थक्वेक सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है, अर्थक्वेक अगर आ गया और वो ज्यादा स्केल पे आ गया तो वो क्या क्या कर सकता है, वो फ्लड्स ला सकता है, वो लैंडस्लाइड्स करा सकता है, ना वो सुनामी को भी ला सकता है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। क्या बता दूंगी कि फ्लड क्या होता है, सुनामी क्या होता है, या फिर जो है हमारी लैंडस्लाइड क्या होती है, ठीक है। A major tsunami occurred in Indian Ocean on 26 December 2004, तो इंडियन ओशियन जो है हमारा, उधर 2004 में क्या हुआ था, सुनामी आई थी, और वो ज्यादा खतरनाक वाली सुनामी थी। ओके, All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. अब जब सुनामी आएगी और इंडियन ओशियन में आ रही है, इंडियन ओशियन में सुनामी आ रही है, और उसी के पास ही तो हमारे सारे कोस्टल एरियाज हैं, तो जो हमारे पास के कोस्टल एरियाज हैं उन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा, उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हमें वहां पर भी जो है डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। तो अगर ओशन में सुनामी आ रही है तो क्या कहीं और, ओशन के अलावा कहीं और भी क्या डिस्ट्रक्शन या डैमेज या उसका इफेक्ट देखने को मिलता है? जी हाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कोस्टल एरियाज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कोस्टल एरियाज में मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक जो आया, हमें पता चल गया कि भाई धरती हिली, तो हमें महसूस हो गया ओ भाई अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हमने न्यूज चैनल पे देख लिया, हर जगह देख लिया, चलो ठीक है। लेकिन ये अर्थक्वेक आया क्यों? ये अर्थक्वेक आता कैसे? कैसे पता चलेगा? पढ़ के पता चलेगा, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? तो यहाँ पर एक बच्चे की कहानी दी हुई थी हमें, और वो बच्चा बोलता है कि मेरी ना जो दादी माँ है या जो मेरी नानी माँ है, वो बोलते हैं कि जो अर्थ है वो बुल होता है ना, जो बैल, ठीक है, उसके सींगों पर है, एक सींग पर है, और जब वो बैल अपने एक सींग से अर्थ को क्या करता है, जंप करवाता है, तो क्या होता है, वो दूसरे सींग पे पहुंच जाता है, और तब हमें सुनामी
सॉरी अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सुनामी, लैंडस्लाइड या फिर फ्लड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही बच्चों को बता दिया जाता है, जैसे बच्चे पूछते हैं कि अलग अलग चीजें पूछते हैं, अब आपको पता ही है मैं क्या बताऊं। तो क्या होता है, पेरेंट्स के पास कभी कभार आंसर नहीं होता तो वो घुमा फिरा के बातों को बोल देते हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं कि हम कैसे पैदा हुए, तो हम बोल देते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपको मंदिर के बाहर से लेकर आए थे, या ये या वो, है ना। तो इसी तरह से इनकी ग्रैंड मदर जो थी, उन्होंने भी इन्हें कहानी बता दी कि बुल के हॉर्न के ऊपर था अर्थ, वो बैलेंस था, फिर बुल ने अर्थ को क्या करा, दूसरे हॉर्न पे लाने के लिए उसको जंप करवाया, और उसके बाद अर्थ उधर आ गई, और उसके बाद से अर्थ में थोड़ा सा शेकिंग हुई, जिसको हमने अर्थक्वेक बोल दिया। लेकिन ये सच नहीं है। और अगर आपने अभी तक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लीजिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है, ओके। और उस पर मैंने काफी अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। बाकी वीडियोस भी आप वो भी देख सकते हैं। In ancient times, people did not know the true cause of earthquakes. पुराने जमाने में क्या होता था, क्योंकि वहां पे ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ज्यादा रिसर्चेस नहीं हुई थी, तो क्या हुआ, जो पुराने लोग थे, जो एंशियंट टाइम के पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें क्या होता था, उन्हें पता ही नहीं था कि अर्थक्वेक आ क्यों रहा है। तो ये लोग क्या करते थे ना, ये डर जाते थे और कुछ ना कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना देते थे, या जो पहले से सुनी होंगी वो वाली कहानियों पे बिलीव करते थे, या फिर क्या सोचते थे कि भगवान हमसे नाराज हो गए। लेकिन इसकी साइंस हमें बाद में पता चली कि ये अर्थक्वेक आता कैसे है। तो पुराने जमाने के लोगों को पता नहीं था कि अर्थक्वेक आता कैसे है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उस टाइम पर ना रिसर्च हुई थी, ना कुछ हुआ था, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bojho's grandmother. तो उनकी जो कहानियां थी, जो उनको लगता था कि अर्थक्वेक क्यों आया, ये ऐसे ही लगता था जैसे बोझो की मम्मी, जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, जो बोझो की दादी है, वो उन्हें कहानी सुना रही है, ठीक है। तो ऐसे ही वो कहानियों के जरिए क्या करते थे, मानते थे कि अर्थक्वेक ऐसे आता है, बट एक्चुअल रीजन उन्हें नहीं पता था, ओके। Similar myths were prevalent in the other parts of the world. Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep inside the earth, deep inside the uppermost layer of the earth called the crust. तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो था, ये सब पहले सिर्फ इंडिया में नहीं होता था, ये वर्ल्ड के अंदर हर जगह कुछ ना कुछ मिथिकल, माइथोलॉजिकल या मिथिकल स्टोरीज बनी हुई थी कि हाँ अर्थक्वेक इसलिए आता है, अर्थक्वेक ऐसे होता है, वैसे होता है, भगवान का गुस्सा है, ये है वो है। लेकिन अब हमें जो है रिसर्च के थ्रू पता चल चुका कि अर्थक्वेक आता क्यों है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अर्थक्वेक आता क्यों है। अर्थक्वेक आता है क्योंकि जो अर्थ है उसके ऊपर की जो लेयर है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे डिस्टरबेंस होती है, और उस डिस्टरबेंस की वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वेट, ओके, सो या जो हमारे अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ओके। ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया मेंटल, इसके बीच में, मतलब इसके नीचे यहाँ पर ये पार्ट हो गया आपका मेंटल, उसके नीचे आपका हो गया आउटर कोर, और उसके अंदर हो जाता है आपका इनर कोर, ठीक है। तो हमारे पास क्रस्ट होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ठीक है, उसके नीचे आता है मेंटल, ठीक है, और उसके नीचे आता है आउटर कोर, और उसके नीचे आता है इनर कोर। तो आप याद कर सकते हो क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। अब कोर तक जब हम पहुंच रहे हैं तो पहले तो ऊपर की चीज आएगी, उसके बाद नीचे की चीज आएगी ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, क्या? कोर, क्या? कोर, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कोर, फिर इनर कोर। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब कोर कैसे? पहले आउटर कोर, फिर इनर कोर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ओके, ओके, क्लियर, इज इट ओके? ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम अपनी। The outermost layer of the earth is not in one piece. ये जो outermost layer of earth है, ये एक पीस में नहीं है। क्या बोलना चाह रही है? अभी अच्छे से बताती हूँ, ओके।
इट इज फ्रेगमेंटेड मतलब इसके टुकड़े हुए पड़े हैं, फ्रेगमेंटेड मतलब इसके टुकड़े हुए पड़े हैं। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर एक टुकड़े को हम प्लेट बोलते हैं। इन्होंने अभी तक हमें क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो अर्थ है इसका जो क्रस्ट है वो सिंगल क्रस्ट नहीं है, वो टुकड़ों में बटा हुआ है, और उन टुकड़ों को हम टुकड़े नहीं बोलते, उन टुकड़ों को हम बोलते हैं प्लेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेट्स। ओके, दीज प्लेट्स आर इन अ कंटिन्यूअल मोशन, और ये जो प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थ के क्रस्ट के टुकड़े हुए पड़े हैं, ये टुकड़े मोशन में है, मतलब ये घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ये एकदम ऐसे स्टिल नहीं है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यूअल मोशन मतलब मोशन में है, मूवमेंट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। When they brush past one another or a plate goes under another due to a collision, they cause disturbance in the earth's crust. तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, लाइक मेरे पास कुछ बुक्स पढ़ी हैं, ओके, लाइक दिस और अनदर वन लाइक दिस, ठीक है, ये मेरे पास दो बुक्स हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना वो टुकड़ों में है। अब जैसे एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं। अच्छा, टुकड़े क्यों है? ये पूरा क्रस्ट क्यों नहीं है? पूरा क्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये क्रस्ट है तो इस साइड पानी भी तो है, और हमारे अर्थ में हमने ग्लोब में देखा है ना कि कहीं कॉन्टिनेंट्स है और बाकी जगह पानी है, तो अलग अलग जगह कॉन्टिनेंट है और बीच में पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये हमारी प्लेट्स हो गई, है ना। तो इसी तरह हम ये मान लेते हैं ये हमारी दो प्लेट्स हैं। ओके, जब हमने इसे माना कि ये हमारी दो प्लेट्स हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि ये प्लेट्स जो हैं ये टकराती हैं या फिर ब्रशिंग करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हमें मतलब फील होता है। ओके, कैसे होता है पहले बताती हूँ। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth's crust. It is the disturbance that shows up as an earthquake on the surface of earth. अभी तक हमने पढ़ा कि जब ये प्लेट्स जो हैं ये ब्रशिंग या कोलिजन करती हैं तो हमें अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है, और हमने अर्थक्वेक फील होता है, हमने यही पढ़ा भी। अब ये देखो कोलिजन क्या है और ब्रशिंग क्या है। ब्रशिंग का मतलब आप कैसे जा रहे हो, एक प्लेट इधर से मेरी तरफ से आ रही है, एक प्लेट आपकी तरफ से आ रही है, तो ऐसे करा जब तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, इस तरह कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जब इन दोनों में ऐसे टकराव हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ शेकिंग होगी, यहाँ पर दोनों जगह कुछ शेकिंग होगी, और जब ये शेकिंग होगी तो आपको क्या नजर आएगा, आपको अर्थक्वेक जो है वो फील होगा, आपको अर्थक्वेक फील होगा। What happened? Just wait. Hello. Let me see. Okay. तो अभी मैं आपको बता रही थी ब्रशिंग, अब मैं बताऊंगी आपको कोलिजन, उसके बाद हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आता कैसे है प्रॉपरली। या ओके, तो हमारा ये पेज ओपन हो गया। तो क्या होता है जब ब्रशिंग हुआ, मतलब एक साइड से यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, इसकी वजह से आपको अर्थक्वेक फील होगा, मतलब हल्की सी आपको टकराव सी नजर आई, हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई, जिसकी वजह से आपको अर्थक्वेक जो है वो फील हुआ। दूसरा तरीका होता है कोलिजन का। कोलिजन में क्या होता है आप देख सकते हैं, कोलिजन में दो प्लेट्स टकरा जाती हैं, एक प्लेट यहाँ से आ रही थी, एक प्लेट यहाँ से आ रही है, और दोनों ऐसे करके टकरा जाती हैं, ठीक है। आपको आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, जब ये ऐसे टकराएंगी तो कुछ ना कुछ तो हुआ, और जब ये कुछ ना कुछ हुआ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी चेंज आएगा
और इसमें भी हल्का सा चेंज आएगा। और जब ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो आपको फील होगा कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। और जब वाइब्रेशन होगी मतलब क्या हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, क्विवरिंग हो रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, मतलब अर्थक्वेक आ रहा है। तो अर्थक्वेक किन दो तरीकों से आता है, या तो ब्रशिंग से आएगा, या तो ब्रशिंग से आएगा, या फिर कोलिजन से आएगा। कोलिजन मतलब आमने सामने से ठक, ब्रशिंग मतलब ठीक है। तो इस तरह से आपका अर्थक्वेक आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यही हमें फील होता है जब हम अर्थ के क्रस्ट पे होते हैं, तो हमें फील होता है वो धरती हिल रही है, वो भाई अर्थक्वेक आ गया। ओके, although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. अब हमें ये तो पता चल चुका है और अच्छे से पता चल चुका है कि अर्थक्वेक आता कैसे है। कैसे आता है, या तो ब्रशिंग से आता है, या फिर कोलिजन से आता है। या तो ब्रशिंग से आएगा या फिर कोलिजन से आएगा। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि अर्थक्वेक आएगा कहाँ, कि इसके बाद अगर जैसे यहाँ दिल्ली में आ गया तो इसके बाद अब कहाँ आएगा, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ये बताइए कोलिजन और ब्रशिंग समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or underground nuclear explosion is carried out। तो हमारी अर्थ पे झटके ट्रेमर्स, शिवरिंग हमें ऐसा फील हो सकती कब, जब कोई वॉल्केनो जो है वो बर्स्ट हो गया हो, इरप्ट हो गया हो, कोई मिट्योर आके अर्थ के सरफेस पे टकरा गया हो। ठीक है, तो कोई मिट्योर आया, जैसे मान लीजिए से मिट्योर वैसे है नहीं, है ना, आपको पता ही है। तो ये हमारी अर्थ थी और ऐसे करके हमारी अर्थ के पास से गुजरता हुआ चला गया, तो तब भी आपको जो है अर्थक्वेक फील हो सकता है, डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जब आपका अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो तब, तो जब भी हम न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो ज्यादातर अंडरग्राउंड ही किए जाते हैं, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट कराए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम बेमतलब पे तो ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स या जो भी है, एटम बॉम्ब वगैरह जो भी है, उसको हम एक्सप्लोड तो नहीं कर सकते, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम हमेशा उसे अंडरग्राउंड करते हैं। जब हम उसे अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली धरती हिलेगी, और जब वो धरती हिलेगी तो आपको अर्थक्वेक फील होगा। ठीक है, कब फील होगा, जब वो ज्यादा तेजी से हिलेगी। अगर वो कम तेजी से हिले तो आपको अर्थक्वेक फील नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज्यादा दमदार निकले तो आपको अर्थक्वेक फील होगा। ओके ओके, since earthquakes are caused by the movements of plates and the boundaries of the plates are the weak zones where the earthquakes are most likely to occur। अब आप एक चीज देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये दोनों बुक्स का सहारा लेकर बताया था कि ब्रशिंग या कोलिजन की वजह से अर्थक्वेक आता है। अब मैं आपको ये बता रही थी, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कुछ वीक जोन्स होते हैं या जिसे हम फॉल्ट जोन्स बोलते हैं, और ये ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर अर्थक्वेक जो है वो सबसे ज्यादा प्रोन होता है, मतलब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वहीं आने के चांसेस होते हैं। कहां पर आने के चांसेस होते हैं, आप ध्यान से देखना, जैसे ब्रशिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कोलिजन हो रही है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्ट कौन सा रहेगा, यहाँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट ही तो है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे। क्या इस पार्ट पे इतना इफेक्ट पड़ेगा जितना इस इफेक्ट पे पड़ेगा, नहीं ना। क्यों, इस पार्ट पे ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये काम हो रहा है ना, यहाँ पर ये काम हो रहा है ना, यहाँ से इसको ठोकर मिल रही है, यहाँ से इसे हर्ट हुआ है, तो क्या होगा, यहीं पे तो ज्यादा असर पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाला पार्ट जो है ये ज्यादा प्रोन हो जाएगा अर्थक्वेक के। अब इसको आप बुक ना समझ के क्या मानोगे, फ्रैगमेंट्स या प्लेट्स, अर्थ की प्लेट, ठीक है, इसको भी आपने अर्थ की प्लेट माना था। जब ये दोनों कोलिजन होता है इनमें या दोनों ब्रशिंग होती है, तो जो दोनों पार्ट सबसे ज्यादा जिन पे इफेक्ट पड़ेगा वो दोनों ये होंगे ना, और यही पार्ट्स पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, और यहीं पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस है ना। तो ऐसे ही जब हमारी अर्थ के फ्रैगमेंट्स पे, जहां पर मतलब जो हमारी अर्थ की बाउंड्री है, अर्थ की नहीं, जो हमारे अर्थ के फ्रैगमेंट्स की मतलब प्लेट्स की बाउंड्री है, वो ही जगह सबसे ज्यादा प्रोन होती है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये मेरी बाउंड्री थी,
ओके, मतलब ये मेरी फ्रैगमेंट है, ये मेरी अर्थ की प्लेट है। तो यहाँ 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 मतलब कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से या यहाँ से ब्रशिंग हो सकती है, कॉलिजन हो सकता है, तो अर्थक्वेक आ सकता है। तो सबसे ज्यादा प्रोन एरिया यही हुआ ना, ये वाला एरिया तो प्रोन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया तो ये है, लेकिन सबसे ज्यादा वीक एरिया जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आ सकते हैं वो कौन से हुए, इसकी बाउंड्रीज हुई ना। तो क्या हुआ यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये साफ साफ यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज द सिस्मिक, ओके वेट, since earthquakes are caused by the movements of plate and the boundaries of the plates are the weak zones where earthquake are most likely to occur. तो boundaries जो हैं fragments की, मतलब अर्थ की प्लेट्स की, वो सबसे ज्यादा वीक जोन होती है अर्थक्वेक के लिए। The weak zones are also known as seismic और fault zones, ठीक है। तो इन्हीं को हम seismic zones भी बोलते हैं, fault zones भी बोलते हैं। तो हम क्या नाम बोल सकते हैं बाउंड्रीज के लिए, किसकी बाउंड्रीज, अर्थ की प्लेट की बाउंड्रीज, है ना। अर्थ की प्लेट की बाउंड्रीज, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो वो क्या नाम दे सकते हैं हम उसे, या तो हम बोलेंगे वीक जोन, सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन। ये तीनों नाम क्या है, ऐसे नाम है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू अदर एरियाज, अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ फ्रेगमेंटेड दैट इज प्लेट, ठीक है, अर्थ फ्रेगमेंट दैट इज प्लेट, Earth's plate. Okay. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, and the whole of Northeast, ठीक है, Northeast, Run of Kutch, Rajasthan, and the Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. तो डेंजर जोन मतलब जो हमारे वीक जोन है या फॉल्ट जोन्स है या फिर सिस्मिक जोन्स है हमारे इंडिया के, उसमें क्या क्या आ गया आपका, कश्मीर आ गया, नॉर्थ कश्मीर आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया, फिर आपका गंगेटिक प्लेन आ गया, फिर आपका क्या आया, राजस्थान आ गया, रन ऑफ कच्छ आ गया, ठीक है, और क्या आया था, क्या आया था, क्या आया था, क्या आया था, सेंट्रल हिमालयस। हिमालयस ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि हिमालयस जो है वो प्लेट के कॉलिजन से ही बने, जिसकी वजह से वो ऐसे करके, जैसे दो प्लेट्स थी वो सामने से आई और ऐसे हो गई, जिसकी वजह से माउंटेन बन गया, इसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो इतना आपके चैप्टर में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। तो हिमालय क्योंकि खुद जो है कॉलिजन से बना है या खुद जो है अर्थ की प्लेट्स की टकराव से बना है, तो इसीलिए हिमालय जो हो गया वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रोन एरिया होगा फॉर द अर्थ क्वेक्स। ओके, तो कौन कौन से एरियाज थे, कश्मीर था, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय था, रन ऑफ कच्छ था, ठीक है, और क्या था, राजस्थान था, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थी हमारी, ठीक है, जिसे हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, और गंगेटिक प्लेन्स हो गया, ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन, और साउथ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स हैं ऐसे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कौन से सबसे ज्यादा डेंजरस में आते हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कच्छ, ठीक है, ये नॉर्दर्न कश्मीर दिख रहा है आपको, हिमालयाज नजर आ रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट नजर आ रहा है, तो आपको ये सब चीजें दिख रही हैं। ओके, The power of an earthquake is expressed in the term of a magnitude on a scale called Richter scale. यहाँ पर ये बोल रहा है जो हम earthquake है ना, मैंने आपको बताया था इसे हम मेजर कर सकते हैं लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते, इसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम इसके लिए कुछ अपने जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बट इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसको हम नापते कैसे हैं, इसको हम स्केल पे कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हम एक स्केल यूज करते हैं जिसका नाम होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, ओके, तो रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर आप क्या देख सकते हैं, आप नाप सकते हैं कि अर्थक्वेक जो था वो कितना इंटेंस था, कितना ज्यादा आया था या कितना कम आया था, कैसे देख सकते हैं, रिक्टर स्केल पे देख सकते हैं। ओके, रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली अगर 5 या 6 से ऊपर भी स्केल पे आ जाता है, 5-6 के आसपास, तो भी आपको अर्थक्वेक मतलब जो है झटके अर्थक्वेक के वो बहुत ज्यादा मतलब फील होते हैं। तो अगर अर्थक्वेक 7 से ज्यादा आ गया तो वो तो बहुत 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 ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा। तो सबसे खतरनाक अर्थक्वेक वो होते हैं जो 7 के बाद आते हैं, मतलब 7 के आसपास या उससे ज्यादा जो अर्थक्वेक्स होते हैं जिनका इतना मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। अच्छा, अगर स्केल 1 है या 2 है तो आपको इतना
जो है नोटिस ही नहीं होगा अर्थक्वेक आया है या नहीं आया है। लेकिन जब हम बात करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये हमें फील होते हैं, ठीक है। और 7, 8, 9 तो ऐसे हैं कि वो तो पूरी तबाही मचा देते हैं। तो 5, 6 वाले भी बहुत ज्यादा तेजी से हमें जो है वो फील होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में भी काफी अर्थक्वेक आए थे, तो वो भी क्या थे 5 के आसपास थे, तो तब भी हमें अच्छे से समझ आ रहा था भाई धरती हिल रही है, अर्थक्वेक हो रहा है, और सारे लोग जो हैं वो नीचे उतर रहे थे अपने घरों से, है ना। तो यही सब हमने देखा था। ओके, बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। तो जिसकी हमने बात की थी, कहाँ की, रन ऑफ कच्छ में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, और 2005 में जो कश्मीर में आया था, उन दोनों अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। और उन दोनों अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर होता है, जो स्केल है, जो मेजरमेंट है, 7.5 से ज्यादा थी। और 7.5 से ज्यादा थी तो मतलब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिज्मोग्राफ की, ठीक है। सिज्मोग्राफ क्या होता है देखते हैं। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो ट्रेमर्स होते हैं, ये जो शेकिंग हो रही है, ये जो क्विवरिंग हो रही है अर्थ की, ये क्या करती है, ये अर्थ की सरफेस पे कुछ वेव्स जैसा मतलब फील करवाती है। अब वेव्स जैसा फील करवाती है, आपको कैसे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये बॉटल पड़ी है, अगर अर्थक्वेक आया तो ये बॉटल ऐसे 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 हिलने लग जाएगी। आपने देखा होगा कि घरों के पंखे हिलने लग जाते हैं हल्का हल्का, है ना, झूमर हिलने लग जाता है। इस तरह से तो हम अपने घर में देखते हैं ना, वो अर्थक्वेक आ रहा है, देखो देखो पंखा तो नहीं हिल रहा, देखो झूमर तो नहीं हिल रहा, देखो ये देखो वो, इस तरह से। तो हमें साफ साफ नजर आता है कि कुछ हिल रहा है, और जब कुछ हिल रहा है तो मतलब वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वेव आ रही है तभी तो वो हिल रहा है, वेव आ रही है तभी तो वो हिल रहा है। ओके, अब जरूरी नहीं है ना सारी वेव पानी वाली हो, आपको बीच वाली फीलिंग आए, नहीं भाई ये वो वाली वेव नहीं है, ये वैसी वेव है जो आपके ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को क्या कर देती है, क्विवर करा देती है। ओके, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं जिसकी वजह से जो हमारे सामान हिल रहे हैं, हमें हिलना फील हो रहा है, ये क्या है, ये ऐसी वेव्स है जिनका एक अलग नाम है, और इनका नाम है सिस्मिक वेव्स। अच्छा, सिस्मिक वर्ड सुना आपने? हमने सुना था सिस्मिक जोन्स, जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आ सकते हैं, और सिस्मिक वेव्स जो वैसी ऐसी वेव्स जो अर्थक्वेक के टाइम पर आती हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रेमर्स या झटके या क्विवरिंग या शेकिंग फील होती है। ओके, द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और ये जो वेव्स हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, तो मान लीजिए मेरा पेपर है, इसके ऊपर मैं ग्राफ बनाऊंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचूंगी, ऐसे करूंगी, और क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी O मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, x यहाँ पे, y यहाँ पर, है ना। और इस तरह से मैं अपनी चीजों को रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन ये जो सिस्मोग्राफ होता है ना, काफी अलग होता है, ये लीनियर नहीं होता। अगर ये लीनियर नहीं है तो ये कैसा है? अब आपको पता ही नहीं होगा कि लीनियर क्या होता है, तो यार अगर आपको मैथ्स पढ़नी है ना तो मुझे बता देना, मैं इसी चैनल पे मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग एक्सरसाइजेस के अलग अलग क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा देखो, ये क्या था, जब मैंने इस पेपर पे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये लीनियर ग्राफ हो गया। लीनियर मतलब स्ट्रेट पेपर पे आ रहा है। लेकिन ये जो सिस्मोग्राफ होता है ना, ये क्या है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कैसा होता है अभी बताती हूँ, पर पहले पढ़ते हैं। ओके, द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम which starts vibrating when the tremors occur। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बना कैसा होता है, एक पेंडुलम जैसा होता है, ठीक है, एक पेंडुलम जैसा बना हुआ होगा, और उस पेंडुलम के नीचे ये एक पेन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड, एक रॉड होगी जो वाइब्रेशन कर रही होगी, ठीक है, या फिर इसे आप पेंडुलम बोल सकते हैं। पेंडुलम क्योंकि हिलता रहता है, आपने देखा होगा घड़ियों में भी लगा होता है, वॉचेस में, ठीक है, विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। तो जब जब क्या हो रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, मतलब धरती हिल रही है, तो ये पेंडुलम की वजह से क्या हो रहा है, ये पेंडुलम भी हिल रहा है, ठीक है, ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है। जब धरती हिल रही है तो मेरा पेंडुलम भी हिल रहा है ना। ओके, अब क्या होगा, अब पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। अब जब ये पेंडुलम हिल रहा है ना, तो मैंने इस पेंडुलम में क्या कर दिया, एक पेन को अटैच कर दिया,
कर दिया। तो ये था मेरा पेंडुलम जो हिल रहा था जब धरती हिल रही थी, और इसी को इसके साथ मैंने एक पेन को अटैच कर दिया। अब क्या होगा, जब पेंडुलम हिलेगा तो ऑब्वियसली पेन भी हिलेगा। ओके, नाउ a pen is attached to the vibrating system. The pen records the seismic waves on a paper which moves under it. अब क्या होता है यहाँ पर होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक रोल्ड शीट है पेपर की, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये हो रहा है, ठीक है, पेंडुलम हिल रहा है तो मेरा पेन भी हिल रहा है, तो मैं साथ में कुछ ऐसी रोलिंग शीट लगा दूंगी जो वो भी हिलती रहेगी। जैसे ऐसे ऐसे करके ये मेरा पेन हिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये शीट भी नीचे से रोल होती जा रही है, ठीक है, पेन भी हिल रहा है और शीट भी रोल हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझाने में, हाँ वेट, ठीक है। अब ये देखते हैं, तो ये एक रोलिंग शीट है, मतलब इसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये रोल कर रहा है, मतलब ये हिलता रहेगा, ऐसे गोल 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 घूम रहा है। जब ये गोल 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 घूम रहा है और मैं अपनी वेव्स को रिकॉर्ड कर रही हूँ पेन के थ्रू, क्योंकि मेरा पेंडुलम हिल रहा है तो मेरी जो पेन है वो भी हिलेगा, और पेन की वजह से मेरे को क्या आ जाएगा, एक ग्राफ सा नजर आ जाएगा, एक लाइनें सी बन जाएंगी, इस पे लाइन बनेगी इस पर जिसके ऊपर पेपर लगा हुआ था, और ये रोलिंग शीट थी। ये नहीं होगा ना, अगर ये रोल ही नहीं करेगी तो ऐसे 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 पेन चलता रहेगा, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा ना सब। मान लीजिए, ठीक है, मान लो अगर पेन ही नहीं, अगर ये रोलिंग पेपर ही नहीं हिला तो क्या होगा, ऐसे 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 मैं करती रहूंगी और मेरा बन जाएगा ये का चुंबर, और अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब ये रोल करता रहेगा और साथ में मेरा पेन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है, पेंडुलम हिल रहा है, तो मेरे पास ऐसे 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 करके कुछ फिगर बन जाएगी, और ये जो बना ये मेरा बन गया ग्राफ। क्या बन गया, ग्राफ। अब आपने क्या ध्यान दिया, ये ग्राफ ऐसा था जो सीधे पेपर पे, लीनियर पेपर पे नहीं बना था, ये लीनियर पेपर पे नहीं बना था, बल्कि किस पे बना था, एक गोल सरफेस पे बना था, एक गोल सरफेस पे बना था, है ना। ओके, एक गोल सरफेस पे बना था, तो ये जो ग्राफ है ये लीनियर नहीं है। क्लियर है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ओके, the pen records the seismic waves on the paper which moves under it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. तो जब ये ऐसी वेव्स को देखते हैं, ऐसी वेव्स बन जाती हैं सिस्मोग्राफ पे, तो साइंटिस्ट जो हैं वो उस वेव्स का क्या बनाते हैं, अच्छे से उसे एग्जामिन करते हैं, उसे स्टडी करते हैं और फिर उसका मैप बनाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करेंगे, ये जो सिस्मिक वेव्स हमने रिकॉर्ड करी हैं सिस्मोग्राफ पे, तो साइंटिस्ट इसका क्या करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, उसे स्टडी करेंगे और उसके बाद उसका प्रॉपर मैप बनाएंगे। ओके, They can also estimate its power to cause destruction. और जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि यार ये तो ज्यादा जो है यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होगी। क्यों हुई होगी, क्योंकि यहाँ मतलब एक टाइम पे बहुत ज्यादा तेज जो है लहर आई थी, मतलब बहुत ज्यादा तेज जो है मूवमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा तेज शेकिंग हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ होगा। ऐसा कौन बता सकता है, आपको साइंटिस्ट बता सकते हैं। किसको देख के, इसको देखकर, ठीक है, इस ग्राफ को देखकर जो किस पे बना है, सिस्मोग्राफ पे बना है। ओके जी, क्लियर है या कोई डाउट है, बता दो। कोशिश तो मैंने पूरी करी है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उससे आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जल्दी से यार वीडियो शेयर कर दो, बहुत कम लोग हैं और मेरे को अच्छे खासे फॉलोअर्स चाहिए ना, ताकि मैं अच्छी खासी वीडियोस भी अपलोड कर सकूं। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगी। तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो, ताकि क्या हो, आपको ऐसे ही रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें। चलिए आगे देखते हैं। Like many other scales in the science, decibel is another example. तो बहुत ज्यादा जैसे हमारे साइंस में क्या होता है, अलग अलग तरह के स्केल होते हैं, उसमें से एक स्केल डेसिबल है। ऐसे ही जो दूसरा स्केल है वो कौन सा है, हमारा रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जो लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, मैंने आपको बता दिया, वो प्लेन कागज पे नहीं बनता, वो एक रोलिंग शीट पे बनता है, ठीक है, वो एक रोलिंग शीट पे बनता है, तो मतलब वो लीनियर नहीं हुआ। तो रिक्टर स्केल इज नॉट अ लीनियर, ठीक है, रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर। This means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destruction
द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। यहाँ पर ये बोल रहा है, नहीं पहले आगे बता देती हूँ, फिर पहले आगे पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है आपको लिखकर बताती हूँ। ठीक है, ओके। तो हमने पेन ले लिया अपना, अब हम बात करते हैं। मान लीजिए आपका अर्थक्वेक जो है उसका स्केल था 2, 4, 6, 8। मतलब आपका अर्थक्वेक जो है वो एक ही मेजरमेंट का आया होगा, ठीक है, एक ही उसकी वैल्यू आई होगी रिक्टर स्केल पे। मान लीजिए आपका अर्थक्वेक जो है वो 6 आया, उसको रिक्टर स्केल पे वो 6 मेजर हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, तो मान लिया हमने ये 6 आया था हमारे अर्थक्वेक जब आया तो उसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 6 था। अब हमें क्या लगेगा कि जितना अर्थक्वेक फोर्स, जब 4 स्केल वाला अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, तो जितनी डिस्ट्रक्शन हुई होगी ना उससे क्या होगा, 1.5 गुना ज्यादा क्या हो जाएगी हमारी 6 वाले में डिस्ट्रक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता क्या है, जब भी आपके स्केल दो से बढ़ते हैं, नंबर 2 से, मैग्नीट्यूड 2 से बढ़ते हैं, तो आपको पता है कितनी डिस्ट्रक्शन होती है, 1000 टाइम्स। तो अगर रिक्टर स्केल पे 2 था, ठीक है, रिक्टर स्केल पे 2 आया और अगली बार रिक्टर स्केल पे 4 आया, तो जितनी इधर डिस्ट्रक्शन हुई होगी ना उसका 1000 गुना डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई होगी। और जितनी डिस्ट्रक्शन 4 पे हुई थी ना, जब रिक्टर स्केल पे 4 आया था और अब 6 आ गया है, तो जितनी 4 पे डिस्ट्रक्शन हुई थी उससे कई ज्यादा डिस्ट्रक्शन अब होगी, ठीक है। तो उससे कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्शन अब होगी। समझ आया आपको? दोबारा बता रही हूँ एक बार ढंग से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा अर्थक्वेक जो था वो 4 आया था रिक्टर स्केल पे, ठीक है, और दूसरा जो है वो आया 6। तो जब 4 पे जितनी तबाही हुई थी, जितनी डिस्ट्रक्शन हुई थी ना, वो मान लो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। कितनी डिस्ट्रक्शन हुई थी, इतने एरिया में या इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी। लेकिन जब वो 6 नंबर का हमारे पास आया, जब रिक्टर स्केल पे 6 आया हमारा अर्थक्वेक, तो डिस्ट्रक्शन पता कितनी हुई, इतनी, मतलब 1000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। ये नहीं है कि 4 पे था तो अब 6 पे उससे थोड़ी सी ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा, नहीं, 3 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है अगर रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है, वो कितना आ जाता है, वो कितना होता है, वो 2, उसके बीच का 2 डिफरेंस होता है। जैसे ही 2 का डिफरेंस आ जाता है, जैसे 4 और 6 में था, तो जितनी डिस्ट्रक्शन 4 वाले में हुई उससे 1000 टाइम्स डिस्ट्रक्शन ज्यादा किस में होगी, 6 वाले में। ओके ओके, क्लियर? कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? शैल वी मूव ऑन? ओके। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. तो जिस earthquake का magnitude 4 था और जिस earthquake का magnitude 6 था, तो जितनी 4 में वाले में destruction हुई थी उससे 1000 गुना ज्यादा destruction किसमें होगी, magnitude 6 वाले में होगी। क्लियर? आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो रिक्टर स्केल कैसा होता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रिक्टर स्केल कुछ ऐसा होता है जो कहाँ तक होता है, यहाँ से, जैसे 1 से 1.9, 2 से 2.9, इस तरह से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। जैसे अभी 5.6, 5.2 का हमने अर्थक्वेक देखा था दिल्ली के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत कम लेवल पे होता है जो हमें फील भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा कब हो जाता है, जब जैसे 7 पे आया तो मेजर था, ठीक है, 6.6 के आसपास था या 6.9 के बीच में, 6 और 6.9 के बीच में, तो वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। तो इस तरह से जो है रिक्टर स्केल पे आप नाप सकते हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है या उसमें कितनी ज्यादा आपको जो है
डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, कितना ज़्यादा आपको फील होगा, कितनी ज़्यादा जो है आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें अपने आप को तो बचाना है, क्यों? क्योंकि जिंदगी ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, है ना? अगर जिंदा ही नहीं होंगे तो पैसे का भी क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं होंगे तो बच्चों का क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं होंगे तो माँ बाप का क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं होंगे तो कैरियर का क्या करेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इंसान जिंदा होना चाहिए। अब इंसान जिंदा हो कब होगा, जब वो थोड़ा अपना ध्यान भी तो रखेगा। अब हम नॉर्मली तो अपने लाइफ में अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन कभी कभार जब हमारे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपना स्पेशल ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था लाइटनिंग के टाइम पे कि आप बाहर जो है ओपन एरिया पे मत निकलिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास मतलब जो है ना जाएं, या बड़े बड़े ट्रीज के पास ना जाएं, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम अर्थक्वेक में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कैसे बचा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको प्रॉपर गारंटी दे रही हूँ मैं, नहीं, मैं आपको गारंटी नहीं दे रही हूँ, बट हाँ हम क्या मेजर्स ले सकते हैं अपने एंड पे वो हम देखते हैं। We know from the earlier pages that the earthquake cannot be predicted. हमें पता चल चुका है कि earthquake को हम predict नहीं कर सकते। We have also seen that they can be highly destructive, और हमें ये भी पता चल चुका है कि earthquake जो है वो बहुत ज्यादा destructive भी हो सकते हैं। जैसे हमने कश्मीर की फोटो देखी थी जो 2005 में earthquake आया था, more than 7.5 रिक्टर स्केल पे। It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves from all the time. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें। People living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. ऐसे लोग जो सिस्मिक जोन्स के पास रह रहे हैं जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं? बाउंड्रीज के पास। किसके बाउंड्रीज के पास? अर्थ की प्लेट की। ठीक है, अर्थ प्लेट जो है उसकी बाउंड्री के पास वाले जो लोग हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक जो है वो मोस्ट प्रोन होते हैं। ओके, और उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. तो क्या होता है, वहां की जो बिल्डिंग्स बने, जो भी वहां पे हाउसेस बने, प्रॉपर्टीज बने, उनको अर्थक्वेक प्रोन बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब अर्थक्वेक वहां से वो बच सके। ठीक है, तो अच्छा इंटीरियर डिजाइनर जो है, अच्छा जो आर्किटेक्ट है, आपको वो सब चुनना चाहिए। ओके, फिर क्या होता है, मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करते हो तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे हम ऐसी चीजें बना सकते हैं अगर हम एंशियंट टाइम से कंपेयर करें तो। ओके, फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं इट इज एडवाइज टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्विक सेफ। तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल बनाना चाहिए। एक प्रॉपर घर बना लो। अब ये ना हो ना आपका घर पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो घर जो आप ज्यादा सिंपल बनाइए ताकि वो क्विक सेफ हो, मतलब अर्थक्वेक के लिए सेफ हो। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो आपको आर्किटेक्ट्स अच्छे चुनने हैं, आपको इंजीनियर्स अच्छे चुनने हैं जो आपका घर या प्रॉपर्टी, आपकी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन हाईली सिस्मिक एरियाज, ऐसे एरियाज जहां हाईली सिस्मिक एरियाज है, मतलब सिस्मिक जोन्स है, कौन कौन से थे इंडिया में? नॉर्थ कश्मीर, हिमालय सेंट्रल वाला, है ना, और बाकी पूरा हिमालय में ले सकते हैं हम। ठीक है, और क्या था, क्या था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थी, और रन ऑफ कच्छ था, राजस्थान था, है ना, ये सब थी। तो ये जो है इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ऐसी जगहों पे हमें क्या करना चाहिए, जो मड होती है या जो टिम्बर है उसके हाउसेस बनाने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज बनानी चाहिए एज कम्पेयर टू हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को आप यूज ना करें, उनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। आपकी जो छत होनी चाहिए ना वो लाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिस्मिक एरिया है, सिस्मिक जोन है यहाँ पे, है ना, फॉल्ट जोन है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अर्थक्वेक अगर आया तो अगर आपका घर गिरता भी है तो अगर उसकी छत हल्की होगी तो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी लाइफ तो बचेगी एटलीस्ट। लेकिन अगर आपकी छत इतनी मजबूत है और वो गिर गई तो बंदा तो उसके प्रेशर से ही मर जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप सिस्मिक जोन्स में हैं तो कृपया करके अपने हाउसेस, अपने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाएं मड और टिम्बर से रादर देन हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सो दैट यू विल बी सेफ इन फ्यूचर। Keep roof as light as possible in case the structure falls, the damage will not be heavy. ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला कि अगर स्ट्रक्चर गिरता भी है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाएगा।
ठीक है। इट इज बेटर इट इफ कबर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। तो बेटर क्या रहेगा अगर वहां पर आप अपने घर में जो है अलमीरा वगैरह या शेल्व्स वगैरह रखते हैं, तो आप उनको रखने की जगह आप क्या करें, आप अपने घर में ही उसे कंस्ट्रक्ट करवा लें। जैसे आजकल क्या होता है, इनबिल्ट अलमीराज होती हैं, इनबिल्ट जो है आपके जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे किचन विचन वाला, है ना, मॉड्यूलर किचन टाइप, तो ये सब क्या है, ये सब जुड़ा हुआ होता है आपका, अलग अलग आपको चीजें नहीं रखनी। तो अगर अर्थक्वेक आया तो वो आपके ऊपर गिरेंगे नहीं, वो क्या होगा, वो दीवार के साथ ही चिपके रहेंगी, तो मतलब आप जो है वो थोड़ा बच पाओगे। ओके, बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. तो क्या हो, आप ऐसे मत कर लो, जहां पर आप बैठते हो वहीं पे आप ऊपर छत, मतलब उसी के ऊपर आप घड़ी लगा लो, उसी के ऊपर कुछ और हैवी चीज लगा लो कि अर्थक्वेक आया वो चीज गिर जाए और नीचे जो बंदा है उसका सर ही ऐसे फटाक धड़ाम हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आप जो हो वहां पर लगाओ, जैसे खाली दीवार होती है उधर लगा दो जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं बैठते, या जो हैवी मेटल की चीजें हैं उसे आप दूसरी जगह रखो, ऐसी जगह मत रखो कि सामने नीचे कोई बंदा बैठा हो और उसके ऊपर वो गिर जाए। ओके ओके, now, since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all the buildings, especially tall buildings, have firefighting equipments in the working order. तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, आग भी लग जाती है। तो अगर आपके यहाँ आग भी लग जाती है तो आपके पास जो है वो फायर अलार्म वगैरह सब कुछ होना चाहिए जो भी आपको फायर से बचा सके। ठीक है, जैसे हमने सिलेंडर्स देखे हैं रेड कलर के, कि जब भी कभी बाई चांस अगर कोई फायर वाला काम हो जाए, आग वाग लग जाए, तो हम उसे यूज कर सके और आपका घर जो है वो बच सके। ठीक है, तो अगर वहां पर टॉल बिल्डिंग्स है, मतलब बड़ी बिल्डिंग्स है, तो वहां पर ये स्पेशली होना चाहिए। ओके, The Central Building Research Institute Roorkee has developed know-how to make quake-resistant houses. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रुड़की में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये जो है ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ है, रुड़की में, और इन्होंने बताया ही कि कैसे आप क्वेक सेफ जो है अपना होम या बिल्डिंग बना सकते हैं। ओके, क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस या क्वेक सेफ बिल्डिंग्स। ओके, In the event that an earthquake does strike, take the following steps to protect yourself. अब हम अपने लिए क्या करें, चलो बिल्डिंग की बात कर ली, घड़ियां ना लगाओ, या फिर रूफ को हल्का रखो, या फिर क्या करो, मतलब यही सब हमने पढ़ा ना। लेकिन अब हम अपने आप को कैसे बचाएं भाई, घर तो बचा लेंगे लेकिन खुद नहीं बचेंगे तो क्या होगा, है ना। तो खुद के लिए देखते हैं क्या करना है। इफ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हैं, और इफ यू आर एट आउटडोर्स, ठीक है, अगर आप बाहर हैं, तो घर पे हैं तो क्या, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, एक टेबल के नीचे आप शेल्टर ले लीजिए, बैठ जाइए, एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, और तब तक बैठे रहिए जब तक शेकिंग जो है आपका, क्वेक जो हो रहा है, क्विवरिंग हो रही है, शेकिंग हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, वो रुक ना जाए, तब तक आप टेबल के नीचे बैठे रहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। तो हमने पढ़ा है कि टॉल और हेवी ऑब्जेक्ट से आप दूर रहिए, जैसे अलमीरा जो है जो आपके इनबिल्ट नहीं है तो आप उससे थोड़ा दूर रहिए, है ना। कबर्ड्स जो हैं वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, या कोई हैवी मेटल की चीजें हैं तो वो गिर सकती हैं आपके ऊपर, तो आप उनसे दूर होके बैठेगा। इफ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड में हो, ठीक है, तो आप उठो मत। ठीक है, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो, तो एकदम से आप रश मत करो, घबराओ मत, आप क्या करो, आप अपने हेड को, अपने सर को पिलो से ढक लो, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कुछ गिरा भी तो आपका फेस जो है वो क्या हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। ओके, इफ यू आर आउटडोर्स, find a clear spot away from the buildings, trees and overhead power lines. Drop to the ground. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप आउटडोर हो, मतलब बाहर हो, घर के बाहर, तो आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, इनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इनके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं और हमें बचना है, मरना तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ओपन एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, ओपन एरिया में आ जाएंगे। इफ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट, अगर आप गाड़ी में हो या बस में हो या किसी और व्हीकल में हो तो आप बाहर ना आए। ओके, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, आपको क्या करना है, ड्राइवर को, या फिर अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना है, एक सेफ जगह पे जहां पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या ट्रीज ना हो बल्कि खाली एरिया हो थोड़ा, आपको अपने स्लो करके गाड़ी उधर तक लेकर जानी है। ठीक है, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, और तब तक बाहर ना आए जब तक जो है अर्थक्वेक
जो है वो शिवरिंग करना बंद कर जाए, मतलब अर्थक्वेक ना हो, खत्म हो जाए, तब तक आप ना आए, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक खत्म हो जाए उसके बाद ही आप आना गाड़ी से बाहर। ये ना हो कि अर्थक्वेक के टाइम पे आप गाड़ी से बाहर आ रहे हो, तो ऐसा मत करना। तो अभी तक हमने क्या जाना कि अगर आप वेट ओके तो अभी तक हमने जाना अगर आप घर के अंदर हो तो आप टेबल के नीचे शेल्टर लो, ऐसे झुको, टेबल के नीचे शेल्टर लो और अपना जो मुंह वो है वो थोड़ा ढक लो। बेड के अंदर हो तो पिल्लो से अपने आप को कवर अप कर लो। गाड़ी के अंदर हो तो आपको क्या करना है, स्लोली ड्राइव करना है और साथ ही साथ एक क्लीन क्लियर जगह पर जाना है, ठीक है। क्लीन हो या ना हो, लेकिन ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स, ट्रीज वगैरह नहीं होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कम 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 ठन ठन। तो हमारा हो गया यहाँ पर चैप्टर खत्म। कौन सा चैप्टर था? सम नेचुरल फिनोमेना था। पार्ट 1 में था लाइटनिंग, पार्ट 2 में पूरा अर्थक्वेक था, पार्ट 1 में पूरा लाइटनिंग था। तो कैसी लगी आपको वीडियोस बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और क्या बोल रही थी मैं, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सारे अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दो और सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। अच्छा, ये बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो भी क्वेश्चन पूछना, आ रहा है तो भी बताना कि कैसा समझ आ रहा है। और अगर किसी चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। अगर वो चैप्टर एनसीईआरटी का होगा तो ऑब्वियसली मैं उसे समझा दूंगी, और अगर वो चैप्टर एनसीईआरटी का नहीं होगा तो भी मैं आपको समझा दूंगी। बट उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी मेल आईडी पे मेल करके उस चैप्टर की फोटोग्राफ्स को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा चैप्टर खत्म। वीडियो कैसी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।